अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 2, बुक का चैप्टर 2 है वो है फ्री वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि उनकी जो वाइब्रेशन है उनको हम फ्री वाइब्रेशन जो है, ठीक है, उनको हम कैसे उनको हम देखेंगे इस चैप्टर में। इसका इंट्रोडक्शन है, सही है, इंट्रोडक्शन हमने किया भी हुआ है पिछले कुछ टॉपिक्स में, लेकिन आप फिर भी एक दफ़ा पढ़ लें इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये बुक के जो पेजेस हैं 126, 127, 128। हम जो है इससे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है वो है फ्री वाइब्रेशन ऑफ एन अनडैम्प्ड ट्रांसलेशन सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है और जिसमें सिर्फ जो है ट्रांसलेशन हो रही है। ठीक है, अभी हम ट्रांसलेशन सिस्टम की बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ अ मोशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ को देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है मेरे पास कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मास इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो जो न्यूटन का जो ये क्या कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इफ अ मास m इज डिस्प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ x। ठीक है, अगर एक मास है उसको मैं डिस्प्लेस करता हूँ डिस्टेंस x के साथ, तो जब उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा, व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ रिजल्टेंट फोर्स F in the same direction, Newton's second law of motion gives this thing। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, मोमेंटम, और ये उसका रेट ऑफ चेंज और फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली एक मास है m, उस पर आप कोई डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाते हैं F, तो उसमें आता है कुछ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, x। ठीक है, तो उसको बेसिकली लिखने का ये तरीका होता है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं हमारे पास जो मेन फॉर्म आती है F इज इक्वल टू एम ए, या F इज इक्वल टू एम ए को मैं लिख सकता हूँ x डॉट। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि a एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x डबल डॉट, और v इज इक्वल टू x सिंगल डॉट। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे आती है इससे, जब आप इसमें मास जो है कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, ये मेन इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अगर आप मास कांस्टेंट कर लेते हैं तो मास बाहर आ जाएगा, जिस तरह की इस स्टेप में हो गया है। ये मास हम यहाँ ले आएंगे इधर, तो जो d है ये d आपस में वो हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब डिस्प्लेसमेंट का आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है वो क्या जाती है, F इज इक्वल टू एम एक्स डॉट। ठीक है, तो इसी तरह जो है न्यूटन लॉ को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन का आपको बताने की क्या ज़रूरत ये थी, मकसद ये है कि आप जब आगे वाइब्रेशन मोशन की इक्वेशन निकालेंगे वाइब्रेशन सिस्टम की, तो इसी को ही यूज़ करके निकालेंगे। मेन फार्मूला जो आपका है वो इसी पर ही बेस करेगा, इसी उसमें टर्म्स ऐड होंगे या कुछ टर्म्स नए ऐड होंगे, या वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा। तो फिलहाल हम जो है वो करते हैं कि अगर मेरे पास अब पिछले वाला जो इक्वेशन है वो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन देता है, ये जो F इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, ये आपको लीनियर उसके लिए है, बताता है कि एक मास है मेरे पास और वो लीनियर हुई, उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब एक m है उस पर लीनियरली फोर्स कोई एक्ट कर रही है डिस्टेंस। लेकिन अगर एक बॉडी है वो एक रोटेशनल मोशन में है, मतलब
आप उस पर एक रोटेशन लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक बॉडी है उसको आपने ये रोटेशन में है, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या होता है, उसमें जो ये इक्वेशन है वो इस तरह की फॉर्म तैयार कर लेती है, ठीक है, उसमें आपके पास मोमेंट आ जाता है, ठीक है, और आपके पास आ जाता है इनर्शिया मोमेंट आ जाता है, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है जे, और थीटा डबल डॉट आपके पास क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, थीटा आपके पास इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और थीटा डबल डॉट आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जिस तरह के उस सिस्टम में आपके पास था थीटा, और आपके पास आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा, तो उसको एंगुलर एंगुलर आपके पास वेलोसिटी ओमेगा या आ जाती है, वो आपके पास आ जाएगा थीटा डॉट, ठीक है, वहां पर था आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स डॉट, ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है थीटा डबल डॉट, वहां पर था आपके पास ए नॉर्मल एक्सेलरेशन प्लस एक्स डबल डॉट, तो वही फॉर्म है, लेकिन जो सिर्फ अपना वो है, वही फार्मूला है, लेकिन सिर्फ अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर लेता है रोटेशनल सिस्टम के लिए, ठीक है, उसके लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, बाकी वो सिंपल है, अगर वहां पे फोर्स है, यहाँ पर मोमेंट है, वहां पे मास है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर, तो दूसरे उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम देख लें कि हमारे पास अगर एक सिस्टम है, अगर हमारे पास एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, अभी हम स्प्रिंग मास सिस्टम को कंसिडर करेंगे, बाकी जब हम फिर आगे जाएंगे तो इसमें फिर हम डैम्पर को भी इंक्लूड करेंगे। अब मेरे पास एक सिस्टम है, उस मास है वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है, ठीक है, और उसको मैं दे रहा हूँ एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, मतलब एक फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा हूँ कि उसमें एक डिस्प्लेसमेंट आ जाए इस डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, सेकंड डायग्राम में इसमें जब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी एक्स की, ठीक है, तो आपको पता है जब स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आ जाती है तो उसका हमारे पास लेंथ इंक्रीज हो जाता है, और जब मैं उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा एफ, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जो स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग उसको दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ताकि उसको बैलेंस कर सके, क्योंकि ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में है तो आपके पास एफ आ जाएगा के एक्स के इक्वल, वही है मेरे पास अब तरीका कि इसको मैं इस डायग्राम को देख के मैंने वो करना है, ये मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अनडैम्प्ड वाइब्रेशनल सिस्टम निकालना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास कैसे आएगी, मुझे पता है कि F, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, एम एक्स डबल डॉट, ठीक है, और F इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और के दूसरे डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो सिंस अब यहाँ पे माइनस क्यों आया है, ये माइनस साइन, ये माइनस आपको डायरेक्शन बताता है कि इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव लूंगा, ठीक है, तो F इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, ये माइनस हम तब पुट करते हैं कि जब हमने इसकी इक्वेशन निकालनी हो, ठीक है, तो इसमें हम अब इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, तो एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, के एक्स को हम इस फॉर्म पे साइड पे ले आएंगे, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, इस तरह इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो आ जाती है, ठीक है।
नॉर्मली जो ये के एक्स की फोर्स होती है, इसको जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसको हम वो नहीं कंसिडर करते, लेकिन जब इसको हम इक्वेशन में यूज़ करते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं जिस तरह हम अभी कर रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें फिर हमारा ये इक्वेशन जो है वो फिर डिराइव नहीं होता। तो इस इक्वेशन में मेरे पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें मास है मेरे पास और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और यहाँ पर एक्सेलरेशन है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है x, ठीक है। x डिस्प्लेसमेंट, x डबल डॉट एक्सेलरेशन, m मास और k ये। तो ये मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन आती है ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब यही इक्वेशन ऑफ मोशन डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल से भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है। डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि उसमें आप डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो सारे इक्विलिब्रियम फोर्सेस होती हैं, जो उनका आपके पास सम क्या आता है, 0 आता है। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं फर्स्ट स्टेप में कि आप जो इक्वेशन है उनको मॉडिफाई कर लेते हैं। आपके पास अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है F इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, तो आप उसको लिख लेते हैं F माइनस एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि these equations can be considered equilibrium equations, ठीक है, सही है। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है तो सिमिलरली मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, ठीक है, F इज माइनस एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसमें फिर जब मुझे पता है F मेरे पास क्या है, F है माइनस के एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा F की जगह माइनस के एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस माइनस मतलब माइनस के साथ में -1 के साथ अगर मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा के एक्स प्लस एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल से, जो कि कहते हैं कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अगर आप कंसिडर करें और उसमें फिर आप जो f की वैल्यू है वो पुट करें, तो उससे आपके पास जो है ये इक्वेशन भी डिराइव हो सकती है। तो ये हमारे पास जो दूसरा तरीका है हमने देख लिया। पहला तरीका था हमारे पास कि सिंपल जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से न्यूटन सेकंड लॉ से आप कैसे उसको वो कर सकते हैं। सेकंड में हमने चेक किया कि हम इसको डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल से कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल ऑफ एन अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है, वाइब्रेटिंग सिस्टम। थर्ड में हम अभी चेक करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? अ सिस्टम इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन और एनर्जी डिसिपेटिंग नॉन इलास्टिक मेंबर्स, ठीक है। ये वो सिस्टम को हम कंजर्वेटिव कह सकता है जिसमें कोई एनर्जी भी लॉस नहीं होती, ठीक है, मतलब कोई उसमें फ्रिक्शन ना हो, कोई उसमें ऐसी एनर्जी लॉसेस ना हो जो कि आपके सिस्टम के जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसको वो करे, ठीक है। तो सिस्टम में को कंजर्वेटिव ना बनाए, ठीक है। तो इफ नो वर्क इज डन ऑन अ कंजर्वेटिव सिस्टम बाय एक्सटर्नल फोर्सेस other than gravity and potential forces, the total energy of a system remains constant, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम आपके पास कंजर्वेटिव है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस वो नहीं कर रही हैं वर्क डन, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी एक सिस्टम है उसकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि एनर्जी इज neither created nor destroyed, it is changed from one form to another। तो अगर कोई आपके पास सिस्टम पे एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक सिस्टम है, ठीक है, और ये इसको मैं अगर कंजर्वेटिव कहता हूँ, तो इस पे कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन या कुछ भी एक्सटर्नल फोर्सेस है ये
इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इस जो सिस्टम है इसकी जो टोटल एनर्जी है वो मेरे पास क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, अब वाइब्रेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं। सिंस द एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज पार्शली पोटेंशियल एंड पार्शली काइनेटिक। ठीक है, तो जो वाइब्रेटिंग सिस्टम है उसमें तो या आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी या दोनों का जो क्या कहते हैं आपके पास कोई दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, एक पेंडुलम की अगर एग्जांपल ले लें। ठीक है, पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो होता है, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये प्योरली इसमें क्या होता है, ये प्योरली इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, और जब ये अपने मीन पोजीशन पे आता है तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और फिर जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी में वापस होती है। तो क्या हो रहा होता है कि जब ये एक पोजीशन से अपने मीन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ पोटेंशियल है कुछ काइनेटिक है जब ये नीचे आ रहा होता है, यहाँ पे आके सारा काइनेटिक हो जाता है मीन पोजीशन पे, फिर जब ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इन दोनों का सम जो है एट एनी पॉइंट, अगर वो इस पॉइंट पे मैं देखूं और अगर इस पॉइंट पे देखूं, गिवन दैट कि सिस्टम मेरे पास क्या है, कंजर्वेटिव सिस्टम है, कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, कोई इसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा दोनों सिस्टम का। तो जो काइनेटिक एनर्जी है T is stored in mass by virtue of its velocity। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की होती है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, और पोटेंशियल होती है ड्यू टू इट्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर स्प्रिंग सिस्टम है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी हमारे पास, अगर हम एक मास स्प्रिंग सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है मेरे पास, कि वो मेरे पास कहती है कि the sum of kinetic energy plus the sum of potential energy U and the sum of kinetic energy T of a conservative system mass spring system is always constant। ठीक है, एक मास स्प्रिंग सिस्टम है उसमें एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट अगर मैं इसके सिस्टम की टोटल एनर्जी देखूं तो वो मेरे पास क्या होगी, कांस्टेंट। अभी इसी रूल को यूज करके मैं डिराइव करूंगा इक्वेशन ऑफ, ये फॉर्म डिराइव करने की मैं कोशिश करूंगा। ये फॉर्म मेरे पास कैसे आएगा, इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, तो वो ऐसे आएगा कि सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ये जो पिछले उस पे था वो हम देख लिया कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जब एक कांस्टेंट चीज है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपका क्या आएगा, हमारे पास हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, इस तरह मैं कहता हूँ d/dt ऑफ वन, अब वन कांस्टेंट है ना, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो सिमिलरली कोई चीज कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो, तो t प्लस यू का डेरिवेटिव आएगा जीरो। अब t क्या होता है, t होता है 1/2 mass into velocity square, kinetic energy is 1/2 mass into velocity square, या मैं इसको अगर अपने वाइब्रेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में देखूं तो मास इंटू एक्स डॉट स्क्वायर, जो ये है मेरे पास, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ यू इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही, ये इसका ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। सही है, अब इसको इक्वेशन में डाल के देखते हैं, इस इक्वेशन में टी और यू को डाल के देखते हैं कि ये वाकई में इस फॉर्म में आता है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं डी बाई डी टी, टी की जगह मैं लिख दूंगा यही, इस इक्वेशन को अब यहाँ पर देखते हैं,
टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 k x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं कि मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से देख लेते हैं, d by dt into 1/2 m x dot square plus d by dt, सॉरी यहाँ पर 0 भी है, ठीक है, इक्वेशन पूरा लिखना है। d by dt 1/2 k x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें ये कांस्टेंट है 1/2। ठीक है, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ये कांस्टेंट है मेरे पास, m कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर अब 1/2 कांस्टेंट है और k कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी बाहर आ जाएगा। सही है, तो 1/2 m d by dt x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 k t by dt x स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, अब हम जब डेरिवेटिव लेते हैं, अब x डॉट टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा 2x डबल डॉट। ठीक है, जब आप x डॉट का ये 2 मेरे पास नीचे आ जाएगा, तो इसको अब हम यहाँ देख लेते हैं। सही है, तो 1/2 m, सही है, इंटू 2, सही है, 2 यहाँ से नीचे आ गया 2, और x डॉट बन जाएगा x डबल डॉट। ठीक है, ये x डॉट अगर मेरे पास वेलोसिटी है, तो आपको पता है कि जब भी वेलोसिटी का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ x डॉट इज इक्वल टू x डबल डॉट। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू के पहले से था, यहाँ से ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा 2, और x हमारे पास बन जाएगा x मेरे पास आ जाएगा x डॉट। ठीक है, वेट मिनट, अच्छा, यहाँ पर हमने एक वो किया है कि हमने पास जो ओरिजिनल वो था वेरिएबल, यहाँ पर x डॉट था। ठीक है, तो हमने x डॉट जो है तो वो भी इस फॉर्मूले में नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पर x डॉट भी आता है,
और यहाँ पर जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा 1/2k2x इंटू एक्स डॉट। ठीक है, जब आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2x है, मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम d/dt, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2, अगर x आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2x, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, 2x x डॉट। ठीक है, इसको मैं एक दफा फिर से कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। अच्छा, तो ये आ जाएगा 1/2m2x डॉट x डबल डॉट। ठीक है, प्लस 1/2k इंटू 2 ब्रैकेट इंटू 2x, ठीक है, इंटू x डॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे जब आपके पास ये टर्म था 2x, ठीक है, लेट सपोज आपके पास था x डॉट स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे 2x लिख रहा हूँ, ये असल में है x डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा 2, ठीक है, x डॉट और x डबल डॉट। ठीक है, क्योंकि x आपके पास यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और 2 आपके पास नीचे आ जाएगा, x डॉट हम उसी तरह ही रखेंगे और उसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो आ जाएगा x डबल डॉट। सही है, तो इसी तरह हमने यहाँ पर किया है और सिमिलरली यहाँ पर किया है। तो जब इसको हम अब हम इसको नेक्स्ट उसमें जब लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दूसरे कलर में, तो इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया है mx डॉट x डबल डॉट प्लस k x x डॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x डॉट को मैं कॉमन ले लूँगा बोथ से, तो ये आ जाएगा x डॉट m x डबल डॉट प्लस k x इक्वल टू 0। अब ये इस साइड पे है, इसको मैं बोथ साइड को x डॉट से जब मैं डिवाइड कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू 0। तो यही मेरे पास जो फाइनल फॉर्म है ये जो है आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो डेरिवेशन है उसको आपने ठीक करना है। अगर आप d/dt ऑफ x स्क्वायर करते हैं तो वो आपके पास आएगा 2x और x डॉट। ठीक है, सही है, बस यही दो जो है आपने फिर यहाँ पे पुट करने हैं नीचे यहाँ इन इक्वेशंस में। सही है, जिस तरह मैंने पहले किया है, तो उससे आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है,
ये अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर मैं आगे नहीं फिर मैं आगे जाता हूँ, और अगर क्लियर नहीं है तो मैं फिर दोबारा इसको कर देता हूँ। लोगों को डेरिवेशन समझ आ गई ये कि ये इससे हमने ये कैसे निकाला। क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सही। अगर समझ आ गई फिर तो अच्छी बात है आप लोगों को। इसको फिर आप लोगों ने करना भी होगा, ठीक है? उसमें जब आपसे पूछा जाए किसी क्विज में या असाइनमेंट में, तो अपनी सारी डेरिवेशन भी एक दफ़ा करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है?